तो इंडिया वोट जरूर कीजिए। तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा उनसे करेंगे। सबसे पहले तारुफ आपका करवा देते हैं। हर्ष रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। विशाल दहिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद। साथ ही साथ गौरव चाचरा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आशुतोष शर्मा हैं राजनीतिक विश्लेषक। इसी के साथ साथ हमारे साथ आलोक वत्स भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। संजीव निगम प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। कुछ देर बाद प्रभात जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले 9 बजे के टर्नआउट का हम जिक्र कर लेते हैं, एक एक करके सभी से जान लेते हैं जो इस वक्त आंकड़े 9 बजे तक के आए हैं वो क्या कुछ इशारा करें। हर्ष रंजन जी, क्या लगता है 9 बजे तक का जो टर्नआउट आया है वो इशारा किस ओर करता है? 11.31%। देखिए, हमने पिछले 6 चरणों में भी अपनी शुरुआत यहीं से की थी कि वोटर टर्नआउट्स क्या हैं। वोटर कम हो रहे थे, कम मतदान का प्रतिशत रहा था, लेकिन ये 7वां और अंतिम चरण जो है बाकी 6 चरणों से अलग होने जा रहा है। और ख़ासकर ये सबसे दिलचस्प नज़ारा जो आपको मिलेगा या आंकड़े जो आएंगे, मैं अभी से प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं। वैसे आपने अभी कहा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रही है, हुई है 14% से ज़्यादा सिर्फ 2 घंटे में। उसकी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठंडा प्रदेश है और वहाँ लोग निकल के कर रहे हैं। गर्मी की वजह से बाकी जगह नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार का 9 बजे का वोटिंग प्रतिशत देखें, उत्तर प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल से भी आगे है वोट करने में। और शाम होते होते ये उत्तर प्रदेश में जिन इलाकों में मतदान हो रहा है, यानी पूर्वांचल का एरिया है, गाजीपुर, बनारस वगैरह, तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 70% तक शाम को पहुँचने वाला है। ये हमारा अभी तक का आकलन है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आशुतोष शर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी ले लेते हैं। आशुतोष जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज सबसे सामने आए हैं? देखिए, 9 बजे तक का जो चुनाव अभी प्रतिशत है, आपने जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा 14.65% हुआ है। और वो हिमाचल की क्लाइमेट अगर कंपैरेटिवली देखें दूसरे राज्यों के मुकाबले में, यहाँ की ठंडी क्लाइमेट है और लोग सुबह सुबह निकलते हुए वोट डालने के लिए ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी कहा कि उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें इससे निकलती हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी चुनाव आज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता भी आगे बढ़ चढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और शाम आते आते वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव के मुकाबले में बढ़ करके होगा। 7वां चुनाव है, निर्णायक चुनाव दौर है। ये ऑलरेडी लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाने के लिए जा रही है। अब सवाल प्रश्न है सीटों का, सीट कितनी, 405 और 400 से 5 कम, तो वो एक इशू रह जाता है। लेकिन जनता आगे से ज़्यादा बढ़ चढ़ के चुनाव करेगी। बंगाल में जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज देखा जाए पिछले 6 चुनाव दौरों में सबसे ऊंचा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बंगाल में भी वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता नजर आएगा जैसे दिन बढ़ेगा आगे। और अब 7वें चुनाव में जो 56 सीटों पर चुनाव होने के लिए जा रहा है, जनता बढ़ चढ़ के अपना वोट का मतदान करेगी और ये दौर बड़ा निर्णायक दौर साबित होगा। चलिए विशाल जी, देखिए 2019 के बारे में अब यदि हम कंपैरिजन करें 2024 का, जाहिर सी बात है 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से मत प्रतिशत होना चाहिए यानी कि वोटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। 7वें चरण से उम्मीदें बहुत लगा सकते हैं, लेकिन क्या लगता है आज का दिन कैसे खास और कैसे इस बार की वोटिंग रह सकती है, क्या मानते हैं आप? देखिए, काफी खास दिन कहा जा सकता है क्योंकि जो ये महाकुंभ है लोकतंत्र का, उसका आखिरी दिन है, आखिरी चरण है। इसके बाद तो केवल वोटों की गिनती होनी है और 7वें चरण में 10 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, तो यानी कि 10 करोड़ लोग हैं जो कि इन 57 सीटों पर उम्मीदवार हैं, उनके भविष्य का फैसला करेंगे। आप मत प्रतिशत की तरफ थोड़ी सी नज़र डालें, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से आपने भी बताया कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा है और ओवरऑल अगर बात करें तो तिहाई का आंकड़ा पार हो चुका है। 11% के आसपास एवरेज लगभग 10% से ज़्यादा है इन सभी 57 सीटों पर, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मत प्रतिशत के आंकड़े में पिछले कुछ चरणों में देखी गई है। पहला ये कि जो मैदानी इलाके हैं, खासतौर पे जिसे हिंदी बेल्ट कहा जाता है, उत्तर प्रदेश बिहार का इलाका हो या फिर
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का इलाका हो, यहाँ जब पिछले चरणों में मतदान हुआ तो गर्मी का भारी प्रकोप था। पिछले 1-2 दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ी सी राहत मिली है, कहीं छिटपुट बारिश की भी खबरें आई हैं, तो यानी कि टेम्परेचर, जो गर्मी जिसे कहा जाए, उसमें थोड़ी सी राहत है। तो जो भीड़ दिन में कम देखने को मिल रही थी, शायद अब थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिले। दूसरी बात, हिमाचल में सबसे ज़्यादा मतदान हो रहा है, वहाँ खुशनुमा माहौल रहता है। एक महत्वपूर्ण बात जो देखने को सबकी नजरें रहेंगी वो ये रहेगी कि कई जो अर्बन सेंटर्स हैं, जैसे कि हमने देखा पिछले चरणों में भी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या अर्बन सेंटर्स हैं, वहाँ पर इस बार भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला। हालांकि देखो यही समस्या है कि उत्साह आखिरकार नजर क्यों नहीं आ रहा है। गौरव, क्या लगता है आपको, उत्साह में कमी कहाँ है? चूंकि आज तो उत्तर प्रदेश में दिन बहुत खास है। जातीय समीकरण ना सिर्फ INDA गठबंधन ने साधा, बीजेपी ने भी साधा हुआ है। उत्तर प्रदेश से तो उम्मीदें बहुत है। हालांकि अभी 6 फेज में देखा जाए उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छे कह सकते हैं कि मत जो प्रतिशत रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। देखिए, पिछले 6 फेज की बात करूं तो 85 सीटों पे मत प्रतिशत कम हुआ है। हाँ। और जब जब इतिहास रहा है देश आजाद होने के बाद, जब जब मत प्रतिशत कम हुआ है, वोटर टर्नआउट कम हुआ है, तब तब सत्ताधारी पार्टी की सरकार गिरी है। 6 में से 4 बार तो ये देखने को मिला है कि सत्ताधारी पार्टी की सरकार तो कुछ और सुना है। कांग्रेस की सरकार भी पहले ऐसे गई थी, बीजेपी की 2 बार सरकार बार 14 में 19 में क्यों आई? मत प्रतिशत बढ़ा था। इस बार मत प्रतिशत गिरा है, ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। चलिए, अब तो सवाल आलोक जी से बन जाता है। आलोक जी, क्या कहता है टर्नआउट? यही कहता है क्या कि आप घरों से कम बाहर निकलेंगे तो सरकार गिर जाएगी, या हमने कुछ और सुना था अब तक? देखिए, शास्त्री साहब का जो विश्लेषण है वो मान्यताओं के विपरीत। अगर वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तब ये लोग मानते हैं कि एंटी इनकम्पेंसी जोरदार ढंग से लागू है और सरकार जाने वाली। कम प्रतिशत पर ऐसी मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं प्रथम तो मैं आपके पीटीएस चैनल के माध्यम से देश की जनता को 57 सीटों के वोटरों को अपील करूंगा कि घरों से बाहर आए और लोकतंत्र में अपने मतदान का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। चाहे जिस किसी पार्टी को भी आप कहते हैं कि वो आपके लिए हितकर है, उसी को वोट दें, लेकिन जरूर वोट करें। अपने मत का प्रयोग जाया ना होने, ये मेरी आपसे। अब रही बात कि ऑलरेडी एनडीए गठबंधन तो जब 393 सीट का वोटिंग हो गया था, उस समय हम 272 के जातीय आंकड़े पार कर चुके थे। हमारे गृह मंत्री ने भी कहा था कि हम 310 के ऊपर जा चुके हैं। अब जितनी भी कवायद है वो 400 के पास जाने की है, और मुझे उम्मीद है कि ये 57 सीटों पर जहां पर 10 करोड़ 10.25 करोड़ जनता वोट करने जा रही है, इसमें 4.25 पुरुष हैं और करीब 4 करोड़ 82 लाख महिलाएं हैं। ये फिर से प्रबल ढंग से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 57 में 45-48 देने का काम करेगी। चलिए, ठीक है, 400 के ठीक है आलोक जी। प्रभात जी का रुख कर लेते हैं। प्रभात जी, क्या लग रहा है आपको वोटिंग परसेंटेज देख करके, और अगर 2019 के आंकड़ों का जिक्र किया जाए, इन्हीं 57 सीटों में से आपके खाते में पंजाब की बदौलत 8 सीटें आई थी, इस बार क्या लग रहा है? अनम्यूट कीजिए प्रभात जी पहले अपने आप को आप। हाँ, अब बोलिए। सर्वप्रथम आपको और पूरे देशवासियों को लोकतंत्र के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामना। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जहां जहां पे भी मतदान हो रहे हैं, मैं अपने देशवासियों से यह अपील करता हूं कि आप इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि यही एक मत हिंदुस्तान की तकदीर तय करेगा। अब आते हैं कि आपने कहा वोट परसेंटेज कम क्यों हो रहा है। आलोक भाई ने बड़ी बात करी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से इस बार का जो चुनाव है 2024 का, ये नकारात्मकता के साथ लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? विपक्ष सवाल करता है महंगाई का, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं मंगलसूत्र का, विपक्ष बात करता है भागीदारी का, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं भैंस खोल लेंगे, विपक्ष बात करता है बढ़ती बेरोजगारी का, 45 साल के सबसे चरम पर बेरोजगारी है इस देश के अंदर, युवा परेशान हैं, हमारे नौजवान भटक रहे हैं। लेकिन
प्रधानमंत्री जी बात क्या करते हैं? मुजरा कर रही है विपक्ष। अगर नौजवानों की बात करना मुजरा होता है तो प्रधानमंत्री जी आपके समझ में होगा, मुझे तो नहीं पता इन चीजों के बारे में। लेकिन देश के अंदर इस बार प्रधानमंत्री जी के कारण खासकर जो नकारात्मक माहौल बना है, मेरा मानना है इस कारण से वोट परसेंटेज कम है। लोगों ने चुनाव को थोड़े दूसरे ढंग से ले लिया। लेकिन मैं फिर आग्रह करूंगा कि नहीं, ये महापर्व है, आप बाहर निकले घरों से और वोट डालें। अब आते हैं, अभी आप आलोक भाई कह रहे थे नारी शक्ति की बात। नारी शक्ति आलोक भाई वो तो नहीं कि प्रज्वल रेवन्ना को मजबूत करो तो मोदी मजबूत होगा। 3000 से ज्यादा वीडियो देखा है लोगों ने। या अच्छा, ये बहुत मजे की बात है प्रभात जी, आप प्रज्वल रेवन्ना का तो सवाल खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब आपसे संदेश बनता, समस्या यही है। ये देखिए प्रभात जी, हम वही पूछ रहे हैं। अरे आप तो बोलने दीजिए, आज मतदान का दिन है। आप बोलिए, आप तो बोल ही रहे हैं। हाँ बोलिए। तो महिला सशक्तिकरण, आप महिला है भाई, मातृशक्ति आप मेरे सामने, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। आप दोनों मातृशक्ति मेरे सामने बैठी हो, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। जब ये नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो शायद मणिपुर की नग्न परेड भूल जाते हैं। और वो नग्न परेड ऐसी थी कि करगिल में खड़े जवान जिसने इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च दिया था, उसकी धर्मपत्नी के साथ वो घटना होती है। तो ना तो ये जवान के हुए, ना ये महिलाओं के हुए। यानी कि प्रभात जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो मुद्दों से अलग हुआ है, मुद्दों पर बात नहीं की है भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, हम मुद्दों पे रहे। प्रधानमंत्री जी ने मुद्दों को हटाने का काम वही मैं कह रही हूँ कि ना चल मुद्दों पे ऐसे रहे, क्योंकि साफ तौर पर आप यदि मान लीजिए बेरोजगारी की बात करते, युवाओं की बात करते और पुरजोर तरीके से उठाते, लेकिन आपने जाति समीकरण की भी तो बात करी, आपने आरक्षण की भी तो बात करी। क्या लगता है? हाँ, चलिए मैं सबका देखिए सभी के पास आ जाओ। प्रभात जी देखिए, सभी के पास आ जाते हैं, उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है इस देश के अंदर? कैसे तय होगा कि किसको जरूरत है, कौन नीडी है, कैसे तय करोगी आप? संजीव जी, सबसे पहले हम वोटिंग टर्नआउट की बात कर लेते हैं। कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और ये कोशिश रंग लाए, लेकिन ऐसी क्या वजह आ रही है कि जो मतदाता घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए, उसमें आप सही बात कह रही हैं, मत प्रतिशत तो जो है काफी अभी तक कम है। और जैसा कि अभी प्रभात जी कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है बिल्कुल सही कह रहे थे, कहीं ना कहीं सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री भी इस प्रतिशत के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उनका अपना मानना सोचना है जो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री महोदय सीधी बात करते, बताते, आप किसी भी पार्टी को दो, किसी भी दल को दो, जिसको उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम वो मुद्दों पर बात करते, पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है वो बात करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो बाकी अलग अलग दल है, अपनी अपनी अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन ये सत्ताधारी दल जो प्रधानमंत्री भी है, उनका दायित्व तो कहीं ज्यादा हो जाता है। अगर वो इस तरीके से सही सकारात्मक बातें करें, और आज भी देख लीजिए, ये जो कल से चर्चा का विषय बना हुआ है, कन्याकुमारी जी में ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान वगैरह करें, लेकिन जो है जब वो चर्चा टेलीकास्ट होता है, लोगों में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। आप सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर यहाँ पर जहाँ पर शर्ट में या लगा लेते हैं, कोई चुनाव चिन्ह लगा लेते हैं, जिस भी पार्टी का होता है, तो असर डालता है ना कहीं जब जाते हैं लोग, ये आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से असर डाल रहा है। कोई बात नहीं, पंजाब में भी बहुत बढ़िया चल रहा है, देखने में हो रहा है, और 2-3 दिन की बात है, आप देख लीजिएगा, आज अंतिम चरण का चुनाव है, चल रहा है, जो कुछ भी है, जो किया है, सब सामने आ रहा है लोगों का। संजीव जी, 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर बादल परिवार इस वक्त अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंचा हुआ है। इस बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं पंजाब से। देखिए, पंजाब में किस तरीके से इस बार सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, चाहे बात बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, अकाली दल की हो, सभी इस वक्त अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खास। देखिए, पंजाब में दिलचस्प बात ये भी हो रही है कि पूरे देश भर में INDIA गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। चर्चा पे एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत इस बार विशाल जी से करना चाहेंगे। विशाल जी, देखिए, NDA की तरफ से 400 पार, बीजेपी 370,
का नारा लगातार दिया जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें वो बेहद ही कम है। विपक्ष का साफ कहना है कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है इसका मतलब रिजल्ट इस बार परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। जनता का मिजाज है सत्ता परिवर्तन का। आपको क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव में जो हर राजनीतिक दल है या गठबंधन है उसको अधिकार है अपने नारे देने का, अपना परसेप्शन क्रिएट करने का। और दोनों ही जो धड़े हैं, जो सत्ताधारी दल हैं भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन है एनडीए गठबंधन, और जो विपक्षी दल हैं जो कि इंडिया अलायंस के तहत, जिसे इंडिया अलायंस भी कहते हैं, इंडी गठबंधन भी कहते हैं, कांग्रेस उसकी मुख्य पार्टी है, उनके भी अपने दावे हैं और दावे प्रति दावे चल रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे आंकड़ों पे नज़र डालिए और अलग अलग जो समीक्षा करने की जब बात आती है तो आप ये देखिए कि पिछले 2 या 3 चुनाव में किस तरह से चुनाव हुआ और वहाँ किस तरह की हार जीत रही और किस तरह के आंकड़े रहे, और उसके बाद इस चुनाव में किस पार्टी ने कहाँ कितने दम लगा के चुनाव लड़ा और उसके अलावा किस उम्मीदवार को कहाँ टिकट दिया। टिकट वितरण एक बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा, बहुत ही बेहतरीन जिसे कहा जाए पैरामीटर हो सकता है जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि क्या किया जा रहा है मैदान पर। 2014 और 2019 के चुनाव में एक जो बात थी बहुत महत्वपूर्ण, वो ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर 2014 में सामने आए थे और 2019 में उनके नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ा गया था। एक मोदी लहर की बात की जा रही थी। इस बार विपक्ष का दावा है कि 2024 के चुनाव में मोदी लहर नहीं है। हाँ। लेकिन अगर मोदी लहर नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं वो किस हद तक सही साबित हो सकते हैं? ये भी हम मान सकते हैं क्या कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी भी तो होती है ना? जी बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की तरफ नजर दौड़ा के देखिए, उन्होंने 100 से ज्यादा जो उनके सिटिंग सांसद थे उनकी टिकटें काटी, जिनमें मंत्री भी मौजूद थे, जिनमें ऐसे चेहरे थे जिनको माना जाता था कि पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। कि होमवर्क बहुत किया गया बीजेपी के द्वारा और होमवर्क के द्वारा ही उन्होंने सीटों का बंटवारा किया, टिकट दिए। अच्छा, इसके अलावा आलोक जी, लगातार 400 पार का नारा दिया जाता है लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि यदि हम जिक्र करते हैं बंगाल का, पंजाब का, उड़ीसा का, तो वहां राह आसान होती नजर नहीं आती। 7वें चरण की यदि हम बात करते हैं तो बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है और इस वक्त चल रही है वोटिंग। 2019 में सभी 9 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी का इसमें खाता भी नहीं खुला था। आपको याद ही होगा कि कोलकाता के आसपास का क्षेत्र हो, शहरी इलाका भले ही हो, तो उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी को शहरों में ज्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन क्या ये स्थितियां ठीक वैसी इन तमाम राज्यों में नजर आ पा रही हैं आपको आलोक जी? देखिए, इस बार वेस्ट बंगाल के रिजल्ट अप्रत्याशित हुए। कम से कम वहां हम 28 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस तरीके का रुझान प्रधानमंत्री मोदी के रैली में, उनके भाषण में वहां पे लोगों के द्वारा प्रदर्शित किया गया, उससे हमारा आत्मबल बढ़ा है। हमारी योजना सफलीभूत ढंग से वहाँ, हालांकि बहुत से हमारी कल्याणकारी योजनाओं को ममता बनर्जी ने वहाँ पर लागू नहीं होने दिया, इसके बावजूद वहाँ की जनता ने समझा किस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वो। ठीक है आलोक जी, आपको रोकना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने भी वोट डाला है, मनोज सिन्हा ने वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद अब क्या कुछ कहने वाले हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल ये अपडेट आपको दे रहे हैं कि मनोज सिन्हा ने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है, वोट डाल चुके हैं अब से कुछ ही देर बाद। क्या कुछ कहेंगे मनोज सिन्हा, वो भी आपको सुनवाएंगे। आलोक जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो इसलिए, और उड़ीसा में भी इसी तरीके का प्रत्याशित रिजल्ट आएगा। देखिए, उड़ीसा में तो अभी आपने देखा ही होगा किस तरीके से नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी का जवाब दे दिया था कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। उन्होंने ये भी कह दिया था पीएम ने कि यदि हम सत्ता में आते बाकायदा टीम का गठन किया जाएगा। ऐसा क्यों है? नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ रही है। यानी कोशिश तो बीजेपी कर रही है, लेकिन क्या लोगों को लुभा पा रही है? क्या नेताओं को लुभा पा रही है? ऐसा नजर कभी आ पा रहा है कुछ राज्यों में? कुछ जनता को लुभाने का काम करना है और हमने जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं पूरे भारतवर्ष में लागू किया, उससे जनता को हमने राहत पहुंचाने का काम किया है। जनता उससे प्रभावित हुई है, जनता उससे लुभाया गया है और फिर लगातार हमको आजादी के बाद अगर अंतिम पायदान के व्यक्ति अगर राहत मिली है, भारतीय जनता पार्टी के ही कल्याणकारी नीतियों से मिली है। और आज प्रभात जी बैठे हुए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है,
पता नहीं आज कैसे बैठ गए। इनकी पार्टी ने तो मना किया था कि कोई कांग्रेस का आदमी नहीं नहीं, आएगा। तो शाम को मना किया था प्रभा जी, शाम को मना किया था ना। तो आलोक भैया को तकलीफ हो रही है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो इनके जुमले नहीं चलने दूंगा। हाँ, शाम को नहीं बैठूंगा। मैंने पहले, देखिए आलोक जी, मैंने पहले बता दिया शाम को मना किया, अभी बैठ सकते हैं, ठीक है। अब प्रभा जी देखिए, मैं समझ गई। मैं अभी तक ऑफिस अगर ये शाम को भी बैठे चलिए आज देखिए, आज का दिन देखिए इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा खास होने जा रहा है। महागठबंधन की भी बड़ी बैठक होगी आज। तो ये बड़े प्रवक्ता में तो चाहूंगा कि मेरा छोटा भाई तो हम भी चाहते हैं, हमेशा से ही प्रभा जी आते हैं, चैनल पे बैठते हैं, कुश्ती करने में मजा आएगा इनके साथ। जी जी। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, इस 57 में से कम 45 से 48 सीटें जा रहे हैं और 400 के नजदीक ये सारे आंकड़े। देखिए प्रभा जी, हाँ मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अब की बार 400 का पारा नारा तो हमेशा बीजेपी लगा रही है। आज महागठबंधन की बैठक भी हो जाएगी, तो फिलहाल क्या कुछ। जी आलोक जी, आपकी बात आ गई, प्रभा जी सुन लिया आपको। जी प्रभा जी, तो मैं उनके गले आलोक जी मेरे बड़े भाई हैं और उनका स्नेह सदा मेरे ऊपर रहता है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज बात वैचारिक विचारधारा और एक इस देश के अंदर जो दो तरह की विचारधारा चल रही है, एक गांधी की और दूसरी गोडसे की, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अभी आलोक भाई कह रहे थे कि लुभा रहे थे। हाँ, आपने लुभाया है, ये बात तो सही है, अभी भी लुभा रहे हो आप। मौन का मतलब आलोक भाई आप समझते हो, ध्यान का मतलब आप समझते हो। कैमरा लेके ध्यान नहीं किया जाता। खैर मैं इस पे नहीं जाता क्योंकि मैं भी ध्यान करता हूँ सुबह सुबह उठ के, तो मैं इन चीजों पे नहीं बोलता। अब आते हैं मुद्दों पे बात करो, आप मुद्दों पे बात करो। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने अगर कुछ काम किया हो, उसके नाम पर वोट मांगने की हिम्मत है? नोटबंदी के नाम पर वोट मांगने की हिम्मत है? आपकी जीएसटी के गलत स्लैब के नाम पर वोट मांगने की हिम्मत है? जो पहलवान बेटियों को आपने दिल्ली में घसीटवाया, उसके नाम पर वोट मांग सकते हो आप? आपके मंत्री का बेटा किसानों पे कार दौड़ाता है, मांगोगे उस नाम पर वोटा? नहीं मांग सकते। कीले गाड़ी है किसानों के लिए, नौजवानों को अग्निवीर जैसी योजना देकर के उनका भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। आप कहते हो कि आपके नेता कहते हैं बेशर्मी के साथ, मुझे बोलना पड़ता है आलोक भाई, कि अगर 4 वर्ष के बाद वो वापिस आएंगे तो भाजपा कार्यालय में चौकीदारी करेंगे। ये नौजवानों के साथ आपने क्या है? मांग लो ना वोट इस नाम पर। आप वोट किस नाम पर मांग रहे हो? कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिखाते हो, मंगलसूत्र ले लेंगे, भैंस खोल लेंगे। अरे ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है? विपक्ष मुद्रा कर रहा है? नहीं, विपक्ष मुद्रा नहीं कर रहा, इस देश की अर्थव्यवस्था मुद्रा कर रही है प्रधानमंत्री जी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपने ही कहा था और आपके ही नेता ने कहा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनको, आज नहीं हमारे बीच, सुषमा स्वराज जी, कि जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है, रुपए का रेट कम होता है, उस देश की प्रतिष्ठा कम होती है, उस देश के शासक की प्रतिष्ठा कम होती है। तो क्या आज मोदी जी की प्रतिष्ठा कम हो रही है कि नहीं? जवाब दो आप देश को। 55 लाख करोड़ का कर्ज था 1947 से लेकर 2014 तक। 10 वर्षों में, महज 10 वर्षों में, ये जो 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री जी, इन्होंने 205 लाख करोड़ करके रख दिया। मांगोगे इस नाम पर वोटा? बात मुद्दों की करो आलोक भाई। और ये देश हंसी मजाक से और ऐसे जुमले से नहीं चलेगा। ये बड़ा सशक्त देश है, महान लोगों ने इस देश को सींचा है, याद करो उनकी कुर्बानी। प्रभा जी, आलोक जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है आलोक जी, जवाब लेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले सुनवा देते हैं हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने रविशंकर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है रविशंकर ने, सुनवाते हैं। करने के बाद रविशंकर प्रसाद क्या 400 सीट पार होगा? 4 की प्रतीक्षा करिए, बिल्कुल होगा। अब बिहार में क्या स्थिति बन रही है? 40 की 40 जीतेंगे। देखिए, देश स्थायी सरकार ढूंढता है, ये देश नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता है, ये देश विकास चाहता है, आतंकवाद के खिलाफ सख्ती चाहता है, सनातन का सम्मान चाहता है। ये सब मोदी जी सरकार करेगी, एनडीए। तो ये जो बैठक इंडी गठबंधन की दिल्ली में हो रही है, उस पर क्या कहेंगे सर? बैठक में मनाही है क्या? बैठक करें, दिन में सपने देखें, कभी इसको पीएम बनाए, कभी उसको पीएम बनाए, लेकिन जनता ने अपने दिल में मोदी जी को पीएम बनाया है, वो आपको 4 को दिखाई पड़ेगा। एनडीए ने दावा किया था कि 400 का आंकड़ा पार करेगा इस लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर।
इस तरह से उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं। तो देखिए, रविशंकर को आपने सुना, आलोक जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं संजीव जी का। संजीव जी, ये चीज आपसे समझना चाहेंगे, पूरे देश भर में INDIA गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, पंजाब में क्यों साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या है वजह? पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, क्यों ऐसी वजह क्या है? बिल्कुल ठीक, बहुत आपने सही प्रश्न उठाया। बात यहाँ पर मिलकर लड़ने का है ही नहीं। जहाँ पर आवश्यकता महसूस की गई मिलकर लड़ना है, क्योंकि मुख्य मकसद क्या है, हमें लोकतंत्र को बचाना है और देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। जहाँ पर आवश्यकता महसूस की गई मिलकर के लड़ना है, वहां पर हम लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। और जहाँ पर ऐसा है तो अलग अलग लड़ रहे हैं, उसमें कोई किसी खास बात नहीं है। पंजाब जहाँ पर बात नहीं बन पा रही है, जहाँ पर सीट शेयरिंग पंजाब में जितनी भी सीटें आएंगी वो इंडिया गठबंधन के खाते में आएंगी। नंबर 1, वहां पर कांग्रेस पार्टी को विजय मिले या आम आदमी पार्टी को मिले, पंजाब से सब NDA के हमारे इंडिया के खाते में ही आना है। ठीक है संजीव जी, जरा मैं आपको रोकना चाहूंगी। तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं तमाम दर्शक। कुछ ही देर बाद इसी जगह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, और देखिए कुछ ही देर बाद वो बाहर आते हुए तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। और आज का दिन बहुत खास है, 7वें चरण का मतदान। और इसी के साथ साथ हम भी यही अपील करते नजर आ रहे हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए। तो फिलहाल देखिए विशाल जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। यहाँ पर क्या समझ में आ पा रहा है आपको? क्योंकि दावे वादे तो किए जा रहे हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी गिनाई जा रही है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या हम ये भूल जाएं कि मणिशंकर अय्यर हो गए, ये तमाम या फिर सैम पित्रोदा हो गए, ऐसी बयानबाजी कर देते हैं जो अपनी ही पार्टी के लिए दुविधा बन जाती है, खतरनाक हो जाती है। वो शायरी याद आती है मुझे कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। तो ये चीजें क्या कांग्रेस के साथ होती रहती हैं क्या? जी देखिए, ये तो अगर थोड़ा सा इतिहास पे नज़र हम लोग डालें तो साफ समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो बयानबाजी है वो पार्टी के लिए थोड़ा सा मुसीबत ज़रूर खड़ी करती रही है। लेकिन विपक्षी खेमे की तरफ भी नज़र डाल के देखिए, कोई बहुत ज़्यादा तालमेल, जिसका अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं दिख रहा है। उसका पीछे एक कारण भी है। कारण सीधा है कि ज़्यादातर पार्टियां क्षेत्रीय दल हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों में उनका अपना प्रभाव है और केवल उसी राज्य में वो गठबंधन करना चाहती हैं जो मुख्य दल है, विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस भी आज उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले थी। वो मजबूत स्थिति नहीं है। तो इसका मतलब जो छोटे दल हैं वो अपनी शर्तों पर जरूर गठबंधन करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी का ही किस्सा ले लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, पंजाब में नहीं है। आप वामपंथी दलों का और तृणमूल कांग्रेस के साथ देख लीजिए कि आप राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल के साथ जो है गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन नहीं है। पार्टियों का जो हम कह सकते हैं दबदबा देखा जरूर गया, कांग्रेस को इसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ा है। हम आप सभी के पास वापस लौटेंगे। इस बीच बनारस से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी मदन मोहन मालवी ने किस तरीके से तमाम बूथों का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, सर ये भी जान लीजिए। के मतदान की प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो गई और इस समय आप देख सकते हैं मैं कमसीपुर के कंपोजिट विद्यालय में है जो मॉडल बूथ में आता है। और यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो लोग मतदाता थे यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। सुबह से ही अगर कहीं कहा जाए तो लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई थी। लोग जो है घर से निकल करके अपने जो चुनिंदा प्रत्याशी को जो है मत देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। जिस तरह से कहा जाए लगातार न्यूज़ इंडिया भी अपने चैनल के माध्यम से अपील कर रहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो वो तस्वीरें जो है देखने को मिली। क्योंकि जैसे जैसे कहा जाए सूर्य की तपिश बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कहा जाए तो मतदान स्थल पर भीड़ जो है काफ़ी कम होती जाएगी। जो सुबह में जो नज़ारा था देखने को मिला था 6 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा था, उसके कहा जाए तो उसके आधे घंटे के बाद लोग जो यहाँ पहुँचना शुरू कर देते। 7 बजे से जो है वोट देने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद अगर कहा जाए तो लोग जो है लंबे कतारों में रख करके जो है अपने मताधिकार का जो है प्रयोग किया। तो कुछ लोग देखिए आप तस्वीरों में है कि यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। तमाम जो है कहा जाए तो उनके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग जो है कहा जाए तो प्रक्रियाएँ हैं। इन चीज़ों को लेकर के लोग जो है यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें
कि आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर तरफ। दूसरी तरफ ये देखें कि यहाँ पर जो है सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। आज जो है कि आप लोग यहाँ पे अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा विकास है। पहले जो व्यवस्था थी, लाइट बिजली नहीं था, सड़कें खस्ता हाल थी, अब सब सड़कें खराब रहती थी तो गाड़ी के मेंटेनेंस में खर्चा आता था हर साल 5-6 हज़ार 10 हज़ार। मेरा खुद का 2-3 ठो कमर्शियल गाड़ियां हैं, कभी टायर फट जाता था, कभी पंचर हो जाता था, गड्ढे फटे इतने रहते थे। अब एवरेज भी गाड़ी का बढ़िया मिल रहा है, गाड़ी सड़क अच्छे बन गए हैं, तो हर तरह से यही सब विकास, खर्चे बचेंगे तो भी इसी तरह थोड़ा सा पब्लिक को थोड़ा सहूलियत होता है। अलग अलग जो है मुद्दाएं हैं, अलग अलग लोगों की सोच है, और जिस तरह से कहा जाए कि युवा जो है इस समय जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे जो है फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिन्होंने अपना वोट दिया है, और उनके मन में एक काफ़ी उत्साह ये है कि मैं सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम वोट देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा हूँ, और उसके बाद जो है उनकी जो मुद्दे हैं, जो उनकी सोच है, एक युवा सोच है, उसको लेकर के आज यहाँ पर कहा जाए तो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। तो देखिए, आपने वाराणसी सीट की स्थिति का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया, वो तस्वीरें आपने देखी। फर्स्ट टाइम वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आलोक वत्स का जवाब हम नहीं ले पाए थे, दूसरे गेस्टों का हमने रुख कर दिया था, कुछ तस्वीरें हम दिखाने लगे थे। आलोक जी, जवाब दीजिए, तमाम सारे सवाल पूछे गए हैं प्रभात जी की तरफ से, मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है आपकी पार्टी। देखिए, प्रभात जी से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ग्रामीण महिलाओं को कांग्रेस शौचालय बना के दे देती तो उसको जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता सुबह और शाम, तो हमें क्या 11.5 करोड़ शौचालय, अगर देश की गरीब जनता को बना के दे दिए होते 4 करोड़ घर बनाने की हमें क्या जरूरत, हम बना रहे हैं। अगर इन्होंने ग्रामीण महिलाओं को गैस कनेक्शन की उपलब्धि तो हमें 10 करोड़ महिलाओं को, अगर इन्होंने जनधन योजना में 45 करोड़ लोगों का अकाउंट पड़ा, अगर ये देश की जनता का पहले से ही कुछ तो जो क्या जरूरत पड़ी थी हमें खुलवाने की, अगर इन्होंने ओडीएफ से 4 लाख गांवों को हमने मुक्त किया, अगर ये मुक्त करा देते तो हमें क्या जरूरत थी। उसके अलावा 40 करोड़ जनता को 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस अगर ये पहले से करा के दे दिए होते तो हमें क्या जरूरत थी उसको कराने की। इसके अलावा अगर 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने की हमें क्या जरूरत थी, अगर ये दवाइयां सस्ती दर पर उपलब्ध करा दिए होते। 20,000 सीएससी खोलने की हमें क्या जरूरत पड़ती। ठीक है आलोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर ये काम कर देते तो हमारे क्या जरूरत थी काम करने की। इन्होंने अरे नहीं, इन 57 सीटों पर आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, हाँ आपसे ही, आप ये बात भी कीजिएगा, सवाल तो सुन लीजिए। अच्छा, सवाल सुन लीजिए, आप बात पूरी कीजिएगा, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, आप अपनी बात कीजिएगा। इन 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है, बीजेपी ने 2019 में 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार क्या लग रहा है आपको 57 में से कितनी? 45 से 48 के बीच में इस बार हम 57 में से सीट जीतने जा रहे हैं। आधार क्या होगा जरा जान लें हर्षरंजन जी, क्या आधार होगा? हाँ। आधार होगा हमारे द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों से देश की आवाम को राहत, इसके अलावा देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा करना। अभी ये कह रहे थे कि 2,05,000 करोड़ का हमने 4 करोड़ का हमने ऋण खड़ा कर दिया। प्रभात जी के पास में वापस आऊंगी, लेकिन हर्षरंजन जी से मैं सवाल पूछूं। नहीं, एक मिनट, प्रभात जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी वर्ल्ड के विकसित देश हैं उनका डेफिसिट ज्यादा होता है। आज सबसे ज्यादा डेफिसिट जापान का है। क्या होता है उन देशों का? जापान का है, एक मिनट, जापान का है। जापान विकसित देश है और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने लगाया है, उसको हमने किसी भोजन में नहीं लगाया है, हमने उसको हमने लगाया है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का। आज हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.8 है, 8 का एवरेज कर रहा है। ये दर्शाता है कि आने वाला समय हमारा है।
ठीक मैं एनएसओ का आज का मुद्दे जो है वो तो ठीक है, आगे आज का रिपोर्ट है एनएसओ का। आलोक जी आप पैसे मत जुटलाइए, आप पैसे मत जुटलाइए। आपने क्या किया? अगर आपके समय के डिवाइड करने के लिए भी मौजूद है ना हमारे पास, राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। आप दोनों ही बातें करते रहेंगे तो जनता को कैसे समझ में आ पाएगा? ठीक है, आलोक जी रुकिए। हर्ष रंजन जी, क्या लग रहा है आपको ये जो पूरा सिनेरियो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यहाँ क्या जनता को INDIA गठबंधन अपने पक्ष में कर पाएगी? नई नवेली पार्टी है, जाहिर सी बात है कि 28 दलों का ये 28 दल मिलकर एक पार्टी बना रहे हैं, लेकिन क्या मुद्दे जो है इतने स्पष्ट हैं? क्या जनता को इतना स्पष्ट तरीके से समझा पा रहे हैं? देखिए, अब हम 7वें दौर के मतदान में हैं आज, और मुझे लगता है कि जो होना है वो हो चुका है। सिर्फ 57 सीटों पर मतदान चल रहा है, और जो आपका मूल सवाल है कि क्या इंडी गठबंधन अपने 28 दलों के साथ अपनी बात जनता तक पहुंचा पाई है या नहीं, तो उसके पहले मैं एक प्रेमिस ये रखना चाहता हूं कि देखिए, ये 2014 नहीं है। 2014 इसलिए नहीं है कि 2014 में ज़बरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रही थी, UPA 2 हटी थी और बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई थी। और ये 2019 भी नहीं है, इस वजह से कि इस बार ना ही कोई बालाकोट है और ना ही कोई उस तरीके से राष्ट्रवाद पर बहुत बड़ी चीज़ हुई है। तो 2014 है ना 2019 है, ये है 2024। ना उस तरीके की कोई लहर है और ना ही एंटी इनकम्बेंसी है। यही वजह है कि आपने वोटरों के बीच में पिछले 6 चरणों में ये देखा होगा कि पिछली बार के मुकाबले उदासीनता है। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इस बार लगभग 9 समय का करोड़ अभाव है, आपकी बात पूरी सुनेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल चंदौली का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुमित ने, वो तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने का सिलसिला आरंभ हो चुका है। लोग जो है घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह के वक्त में तो लंबी लंबी कतारें थी, अभी वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोगों की भीड़ कम हो रही है। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह में अच्छी खासी लंबी कतारें थी। चूँकि यहाँ पे प्रशासन की ओर से छाया का भी व्यवस्था किया गया है, बाकायदे टेंट लगाए गए हैं, पानी की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे लोगों का क्या मत है, क्या किन मुद्दों को ध्यान में रख के वो वोटिंग कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम सिंह है। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, क्या सोचकर आज आप वोटिंग करेंगे? इस बार का चुनावी मुद्दा तो देखिए बहुत सारे हैं। अभी जिस अकॉर्डिंग गर्मी पड़ रही है, यहाँ आके हम लोग वोट दे रहे हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग मुद्दा ही होगा। तो हमारा मुद्दा है युवा रोजगार, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज जिस अकॉर्डिंग रोजगार गिरती जा रही है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जिस जो बोल रखी है कि भाई पर ईयर 2 करोड़ रोजगार देना है, उस अकॉर्डिंग हमें रोजगार नहीं दिख रहा है। देखिए साहब, तो मुद्दे बहुत सारे हैं। पहला रोजगार है, दूसरा मुद्दा है कि आप इस क्लाइमेट चेंज को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में क्या आप योगदान दे रहे हैं। आप रोड बनवा सकते हैं, वो तो ठीक है, रोड के किनारे पेड़ लगाना, ये सब कौन जागरूक करेगा लोगों को। तो मुद्दा ये भी है। हमने बात किया वोटर से, उनका क्या राय है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज वो वोटिंग कर रहे हैं, ये मैंने जानने का प्रयास किया। कैमरा पर्सन पंकज तिवारी के साथ सुमित सिंह, न्यूज़ इंडिया, चंदौली। तो 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस पूरे मुद्दे पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।